ईश्वर ने हमें तुमसे अलग बनाया है, लेकिन हूँ मैं तुम्हारा ही पार्ट। फिर भी तुम लोग मुझे सही नहीं देते हो सम्मान। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज करने हम जा रहे हैं क्लास 12th का दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। ये आपका फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट व्यू से इसमें है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड CWSN, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फॉर दिव्यांग। दिव्यांग के मतलब आप समझते होंगे कि क्या होता है। दिव्यांग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं, कोई ना कोई डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। ये डिसऑर्डर आपको या तो आपके अपने माता पिता से मिल सकता है या आपके जीवन में कुछ दुर्घटना घटा हो उस बेस पे मिल जाता है। आखिर दिव्यांगों के लिए सही शिक्षा एवं खेल का क्या महत्व होता है? तो सरकार ने जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए खेल की एक सुविधा बनाया है, जिससे कि वो समाज में अपने आप को सामान्य व्यक्ति की तरह देखें और ख़ुद अपना जीवन को सही मार्गदर्शन और सही तरीक़ा से लेके आगे चलें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जो हम कंसेप्ट डिसेबिलिटी करने जा रहे हैं, आखिर डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या इस राइटर ने किस बेस पे इसको बनाया और क्या इसने डेफिनेशन देने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, ये है दिव्यांगता यानी असमर्थता का अर्थ, यानी असमर्थता। असमर्थता मतलब होता है कुछ कार्य आप करना चाहते हो लेकिन आप अपनी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से उसको नहीं कर पाते हो। दिव्यांग मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। हमसे लगभग सभी ने जीवों के किसी न किसी पर किसी न किसी प्रकार की अस्थायी हानि का सामना किया है। अस्थायी हानि का मतलब होता है कोई ऐसा आपके एक्सीडेंट की वजह से, किसी की वजह से आपका पैर खराब हो गया हो। अस्थायी यानी कुछ समय के लिए जो है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो इस तरह की हानि उठाना पड़ता है, जिस कारण हमें काम काज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। या अन्य शब्दों में कहें तो अन्य बच्चों के साथ आम ज़रूरतों के अलावा कुछ बच्चे की विशेष ज़रूरत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें यही बात पड़ता है कि बच्चों को कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। शरीर या मानसिक की ऐसी किसी भी स्थिति को असमर्थता कहते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। ठीक है, यानी मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है या आपका फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें आप असमर्थ होते हो। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद करने में असमर्थ रहते हो, आपको याद नहीं हो रहा कोई चीज़, तो इसका मतलब है आप इन्हीं डिसेबिलिटी की वजह से हो, यानी दिव्यांगता के कुछ अंश जो है आप में विद्यमान है। क्योंकि ये सब कार्य न करना, असमर्थता व्यक्त करना, ठीक है, आप असमर्थ हो जाते हो, तो इसका मतलब है आप डिसऑर्डर में, किसी न किसी डिसऑर्डर में गए हुए हो, जिसके चलते उस व्यक्ति की विशेष प्रकार की गतिविधियां करने और अपने आसपास के लोगों के संवाद करने में कठिनाई होने लग जाती है। बच्चे क्या करते हैं, आमने जो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति होता है उससे बातें करने में हिचकिचाते हैं, वो भी एक तरह का दिव्यांगता में ही आती है। और असमर्थता कई प्रकार हैं, जैसे व्यक्ति की दृष्टि, ठीक है, दृष्टि से ना दिखाई देना, ठीक है, सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो जाना, विचार शक्ति, याददाश्त कमज़ोर होना, ठीक है, सीखने में रुचि न लेना, संवाद करने में प्रॉब्लम आना, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंध आदि को प्रभावित करने का असमर्थता होती है। CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ कठिनाइयाँ होते हैं, जो किसी तरह से परिवार, समुदाय या स्कूल से पर्याप्त रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। इन कठिनाइयों के कारण उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लगता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी जो दिवस मनाई जाती है वो 3 दिसंबर को विश्व भर में मनाई जाती है। इसे विश्व, ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहली बात है कि इसको सबसे पहले परिभाषित किसने किया, तो कहा जाता है कि इसमें 13 दिसंबर 2006 के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सम्मेलन में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और उनके वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग लोगों ने मनोवृत्ति और व्यवहार को बदलने के लिए दशकों को काम का अनुसरण करता है। सम्मेलन एवं स्पष्ट मानसिक विकार आयाम के एवं मानवाधिकार के रूप में प्रतिओत है। यानी ये जो आपको बनाया गया है न्यूयॉर्क में, जो दिव्यांग के लिए प्रोटोकॉल बनाई गई, उसमें हर एक देश सम्मिलित है और उन देशों को इसके रिगार्डिंग जो है एक प्रोटोकॉल दी जाती है, जिसमें उनको सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। और ऐसे कोई व्यक्ति दिव्यांग होते हैं तो उनके लिए वो संरक्षण के मानने को एग्जाम्पल देते हैं। यह दिव्यांग और पुण्य पुष्टि के लिए एक व्यापक वर्गीकरण व्यक्तियों के
अपना लेता है, जो सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का पालन करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को प्रभावित बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसएडवांटेज एक्ट 2016 लागू किया गया है, यानी RPWD एक्ट जो था 2016, यानी इसको जो लागू किया गया 2016 लागू किया गया है, एक अधिनियम पारित की तरह है। भारत सरकार द्वारा ये एक्ट लागू करने का सिर्फ एक ही प्रावधान था कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको सही प्रोत्साहन दिया जाए और उनको जीवन को ऐसे सुंदर बना दिया जाए जिससे कि वो अपना जीवन को और सामान्य लोगों के साथ जी सकें। दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का आश्रय ऐसे व्यक्तियों से है जो दीर्घकालीन शारीरिक यानी बहुत लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, वैद्विक और संवेदी दुर्बलता का शिकार हो जाते हैं, और यानी इन चीज़ों से उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है जिससे दूसरे लोगों की तरह ही समाज में उनके पुण्य और प्रभावशाली सहभागिता बाधित होती है। इसलिए 2016 जो है आपको ये एक्ट बनाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो दीर्घकालीन शारीरिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको समाज में प्रभावशाली ढंग से उनको बाधित करना है, उनको रखने के लिए करना है। इसमें कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार उन्होंने भी एक दिया था, इनके असमर्थता ऐसी थी, एक बीमारी अभिघात या स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को उन कार्यों को करने में काफ़ी कठिनाई होती है जिसे दूसरे लोग आसानी से कर पाते हैं। तो ये इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया था जो कि काफ़ी मान्य थी। इसमें WHO ने भी अपना जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना एक डेफिनेशन दिया था। इसका था कि असमर्थता एक व्यापक शब्द है जिसमें अशक्तता, गतिविधियां, सहभागिता, सीमाएं एवं बाधाएं शामिल है। अशक्तता शरीर क्रियाएं या शरीर रचना से जुड़ी समस्याएं होती है, जो हमारा शरीर है उससे जुड़ी समस्याएं होती है। इसमें एक्टिविटी लिमिटेशंस, किसी भी कार्य या किसी को निष्पादन में व्यक्ति द्वारा समानता की जाने वाली कठिनाइयां हैं, जबकि सहभागिता बाधा जीवन की परिस्थितियों में शामिल होने में व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां, यानी व्यक्ति जो है अपना जीवन में जो कठिनाइयां अनुभव करते हैं उन्हीं को ही डिसेबिलिटी कहते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि ज्ञान सीखना, उसको लागू करना, सामान्य कार्य और मांगें पूरा करना, संचार हो गया, बुनियादी शरीर गतिशीलता, घरेलू जीवन और आत्म देखभाल, ठीक है, संपर्क जो है पारंपरिक संपर्क और संबंध, रोजगार सहित सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन व प्रमुख जीवन क्षेत्र, सारे जो होते हैं इन्हीं विषय पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है विकार का अर्थ, ठीक है, इसमें विकार शब्द भी बहुत ही काम का है। देखते हैं विकार शब्द में क्या कहा गया है। विकार का अगर सही मायने में अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है विकार को समस्या के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक समस्या होती है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ, संकट, हानि या पीड़ा होती है, ठीक है। वो आपकी कठिनाइयाँ भी हो सकती है, आपके द्वारा संकट भी हो सकता है, या आपको हानि या पीड़ा आपको पहुँचती हो। विकार एक मानसिक या शारीरिक बीमारी है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो विकार होता है, ठीक है, एक तरह का मानसिक में शारीरिक बीमारी है जो शरीर के अंगों को ठीक से काम करने में रोकती है, यानी ठीक से काम करने में उसको बाधित करती है। बहुत से साइंटिस्टों ने अपने अपने डेफिनेशन दिया है, लेकिन मेडिकल डिक्शनरी यानी जो मेडिकल डिक्शनरी है उसने ये कहने की कोशिश किया है विकार कार्य संरचना या दोनों की गड़बड़ी हो सकती है। तो विकार की भी हो सकती है, कार्य जिस करने में सक्षम नहीं होते हैं बंदे, या उनकी संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो सकती है। जो विकास में अनुवांशिक या भ्रूण की विफलता, जहर, आघात या बीमारी जैसे वर्धितता कारणों से उत्पन्न होती है। चाहे देखिए जो ये आपका विकार जो होती है या तो आपके अनुवंशिकता विकार से हो सकती है, यानी आपके माता पिता के द्वारा हुआ हो, या भ्रूण जो होती है जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनमें किसी तरह का आघात हुआ हो, या माता के तरफ से कुछ गलत चीज़ किए होंगे जिसके वजह से बच्चों में पॉइजन के रूप में या किसी रूप में गया होगा। इसमें यही बात कहा गया है कि डिसऑर्डर इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ द फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ आर बर्थ, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ जेनेटिकल एंड एम्ब्रियोनिक फेलियर इन डेवलपमेंट ऑफ forms and exchanges factors such as a poison, trauma and diseases। तो ये बताया गया विकार को किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज में एक विलप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कोई भी काम करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। विकारों को थोड़ा और विस्तार से देखने पर हम कह सकते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक स्थिति है। देखिए दोस्तों, वो शारीरिक या मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की
नियोजित या सामान्य कामकाज को रोज़मर्रा की जो जीवन की गतिविधियां होती है उसको बाधित करती है। यानी आप कोई भी जो रोज़मर्रा के जीवन के जो समस्याएं होते हैं, जो रोज़ काम करते हो, जो दैनिक आपकी जो डेली होती है, वो काम करने में आपको किसी तरह से बाध्यता होती है, बहुत समय ले सकते हैं और किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज करने में जटिलता बन जाती है। यानी कोई भी काम जो आसानी से हो सकता है आप नहीं कर पाते हो तो उसे विकार ही कह सकते हो। विकारों की प्राकृतिक लचीला होने के कारण वह हर एक स्थिति में हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकती है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, वह उसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति के लिए उतना कष्टदायक नहीं हो सकता है। इसलिए विकार बहुत ही लचीला और व्यक्तिगत शब्द है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो सही अर्थ क्या हो सकता है। कई बार यह भ्रम होता है कि सही और उपयुक्त शब्द क्या है जिसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आखिर देखिएगा, जो विकलांगता होती है या विकार होती है, आखिर आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांगजन में हो सकती है, चाहे बच्चे किसी तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम सामान्य ये कह सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियां या गतिविधियों की बाधित करती है। यानी जो भी आप कार्य करते हो उसको बाधित करती है। जहां विकार के कारण व्यक्ति को सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जो भी वो सामान्य कार्य करना चाहते हैं वो करने में असक्षम हो जाते हैं। अधिक सटीक रूप से समझने के लिए दिव्यांग किसी व्यक्ति के शारीरिक डिमोन्स संबंधित है, जबकि विकार किसी व्यक्ति के मानसिक स्वतंत्रता से क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है। शारीरिक असमर्थता के प्रकार, यानी शारीरिक असमर्थता जो होती है उसके डिसेबिलिटी के टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है। एक शारीरिक असमर्थता किसी व्यक्ति के शरीर के कार्य के लंबे समय तक नुकसान या हानि है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक कामकाज, गतिशीलता, निपुणता या सहनशक्ति की सीमा होती है। कार्यात्मक हानि के कारण व्यक्ति शरीर के सामान्य गतिविधियों को करने में असमर्थ का अनुभव करता है, जैसे चलना, गतिशीलता, बैठना, खड़ा होना, हाथों और बाहों का प्रयोग, मांसपेशियों का नियंत्रण आदि। दोस्तों, इसमें शारीरिक असमर्थता का मतलब यही होता है कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हो सामान्य रूप में, लेकिन आप वो कार्य करने में असमर्थ हो जाते हो। चाहे वो खड़ा होना होता है, चाहे हाथों से जब बाहों का उपयोग करना होता है, बैठना होता है, चलना होता है, ये सारे चीज़ें जो होती है हमारी शारीरिक असमर्थता में ही आती है, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी में आती है। ठीक है, इसमें जो है चलने फिरने संबंधी असमर्थता, पहले जो पॉइंट आएगा आपका चलने फिरने संबंधी असमर्थता, यानी इसमें लोकल मोटर होती है डिसेबिलिटी आ जाती है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ, जोड़ और मांसपेशियों की अक्षमता के कारण अंगों की गति पर पर्याप्त प्रतिबंध या सेरेब्रल प्लॉप्सी का एक सामान्य रूप होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घुटने जो होते हैं, ठीक है, घुटना आपने देखा होगा जहाँ पर एक बॉल सी लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, सेरेब्रम जैसे लिक्विड जो होती है वहाँ पर कम जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों को जो है बैठने उठने में आप लोग को तकलीफ़ होती है। ये जो होता है मुश्किल, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। लोकोमोटर असमर्थता को बढ़ाने वाली कुछ सामान्य गतिविधि जैसे पोलियो भी हो सकता है, ठीक है, परम मस्तिष्क अंग विभेदन और रीढ़ या सिर की चोट भी हो सकता है, कोमल ऊतकों का फ्रैक्चर भी हो सकता है, मांसपेशियों का दुर्विकार आदि हो सकता है। ठीक है, इसमें सिल्वेरियम जो बात बताई गई थी वो वृद्ध लोगों में होता है, लेकिन जो यंग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें पोलियो की वजह से भी ऐसा शिकार वो हो जाते हैं, या प्रमस्तिष्क पे इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा इसमें है वो कह सकते हो दृष्टि और श्रवण दोष, यानी विजुअल एंड हेयरिंग इम्प्रूवमेंट। इसमें दृष्टि के क्षेत्र में अंधेपन, कम और सीमित दृष्टि वाले लोगों को शामिल किया जाता है। श्रवण अक्षमता में लोग शामिल हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बहरे होते हैं। जो लोग आंशिक रूप से बाधित होते हैं वे अक्सर अपनी सुनवाई में सहायता के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जन्म के समय बहरापन प्रकट हो सकता है या जीवन में बाद में कई जैविक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, स्वयं तंत्रिका और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ज्वर हो, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर में ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिसमें आपकी जो होती दृष्टि और श्रवण दोष भी चली जाती है। आपको पता है होगा कि जिनकी दृष्टि काफ़ी हद तक ख़राब है, उनके जो चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है, वो भी इसी डिसेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, इसी डिसेबिलिटी कोटा में उनका भी प्रावधान दिया गया है। अगला है आपको मेरुदंड में चोट, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी होती है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मेरुदंड यानी जो हमारा बैकबोन होती है पर बहुत अधिक दबाव डाला जाए तो उसकी रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो मेरुदंड घायल हो जा सकता है। जब मेरुदंड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो
इससे गतिशीलता या एहसास जैसे कार्य का नुकसान होता है। कुछ लोगों के लिए मेरुदंड की चोट के परिणाम स्वरूप अंतराघात या नीचे के अंगों का पक्षघात होते हैं। दूसरे के लिए यह चतुरांग धत यानी गर्दन के नीचे के अंगों का पक्षघात होती है। ठीक है, पक्षघात के माध्यम से आगे बढ़ने की क्षमता को प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, यह किसी व्यक्ति के शरीर कई क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये सेवन जो आपका श्वसन प्रणाली होती है उसको भी कर सकता है इफेक्ट। ये जो मूत्राशय और आंत के कार्य, तापमान और संवेदी क्षमताओं को भी ये प्रभावित कर सकता है। अगला जो हमारा है कॉन्सेप्ट वो है बौनापन। बौनापन तो आप समझते ही हो, बौनापन अनुवांशिक या चिकित्सक स्थिति के कारण हो सकता है। इसे आमतौर पर 4 फीट 10 इंच या उससे कम की वयस्क ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। बौनेपन वाले किसी व्यक्ति की औसतन ऊंचाई 4 फुट होती है। ठीक है, तो उसे बौनापन ही माना जाता है। लेकिन ये जो बौनापन आती है वो आनुवंशिकता भी हो सकती है। ये आनुवंशिकता जो होती है अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से भी आपको प्राप्त हो सकती है, या चिकित्सालय स्थिति के कारण भी हो सकता है, कुछ गलत मेडिसिन की वजह से। ठीक है, अगला है हमारा परमस्तिष्क पक्षघात यानी सेरिब्रम पैलिसिस। इसमें क्या होता है? परम मस्तिष्क पक्षघात आमतौर पर विकासशील मस्तिष्क के जन्म से पहले या जन्म के दौरान चोट के कारण होता है। आप लोग तो चोट कर लेते हो, खा लेते हो, लेकिन आपको शायद इसका एहसास नहीं होता कि आने वाला टाइम में इस पे आपको कितना इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आपको चोट या कुछ ही तरह का घात हो तो डायरेक्ट आप जो है डॉक्टर सलाह लीजिए, नहीं तो ये आगे चल के आपको न जाने किस तरह के बीमारियों से आपको ग्रसित कर सकता है। जो रक्त की आपूर्ति की कमी और मस्तिष्क से ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, तो ये परमस्तिष्क पक्षघात कहलाता है, क्योंकि इसमें जो होता है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ऐसा होता है। यह कभी कभी गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियां जैसे रूबेला, ठीक है, या मस्तिष्क में अकार्मिक चोट, छोटे बच्चे के में मस्तिष्क ज्वार और समय से पहले जन्म, इस सभी कारण हो सकते हैं। चलिए, जन्म तो लेना इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन माँ के पास जरूर है। अगर वो गलत एक्टिविटी ना करे तो शायद वो इससे बच सके। मस्तिष्क पक्षघात वाले लोग कमजोरी होता है, चलने में कठिनाई होती है, मांसपेशियों पर नियंत्रण की कमी होती है। ठीक है, वो मांसपेशियों पर भी नियंत्रण रखने में बहुत ही असमर्थ हो जाते हैं। अनैच्छिक जो कार्य गतिविधियां होती है अन्य लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो भी करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो दोस्तों हमारा है वो है मांसपेशियां दुर्विकास यानी मस्कुलर डिस्ट्रीफॉल। मांसपेशियां दुर्विकार मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ कंकाल की मांसपेशियों का कमजोर होना और टूटना बढ़ जाता है। विकार मुख्य रूप से प्रभावित मांसपेशियों के आधार पर निर्भर होता है। कमजोरी का स्तर वह कितनी तेज़ी से बिगड़ता है, और जब लक्षण शुरू होते हैं तो कई लोग अंत चलने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ प्रकार अन्य अंगों की समस्याओं से भी जुड़े होते हैं। मांसपेशियां दुर्विकार जानलेवा भी हो सकता है। मांसपेशियां दुर्विकार एक्स गुणसूत्र के म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, आप सोचिएगा कि म्यूटेशन क्या होती है, तो ये गुणसूत्र जो होता है हमारे, आपने पढ़ा ही होगा कि जो 22 जोड़े जो होते हैं या 23 जोड़े की आपने सुना ही होगा, तो इसके वजह से ऐसा होता है। मांसपेशियां दुर्विकार का प्रत्येक नए संस्करण म्यूटेशन के एक अलग किस्म के कारण होता है, लेकिन सभी शरीरों को डायफोर्मिक्स के उत्पादन से रोकने हैं और एक प्रोटीन है जो मांसपेशी के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। वर्तमान में मांसपेशियां दुर्विकार को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार की चिकित्सा और दवा उपचार से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और लक्षण के प्रति हम दय हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दुर्विकार को रोकने के लिए आपको सबसे पहले बात है कि आपको जो म्यूटेशंस प्रक्रिया है उन बातों को समझना जरूरी होता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है संज्ञात्मक असमर्थताएं यानी कॉन्जेक्टिव डिसेबिलिटी। इस प्रकार की असमर्थता न्यूरोकोलॉजिक डैमो यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को सीखने और विचार करने में सक्षम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने देखा ही होगा तंत्रिका तंत्र के डायग्राम, आपने उसको समझा भी होगा पिछले क्लासों में। संज्ञात्मक असमर्थता उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से मानसिक प्रक्रिया न कर सकता है या संवाद आदि कुशलता, स्वयं की देखभाल या एवं मानसिक कुशलता कठिनाई का अनुभव हो। इन कठिनाइयों के चलने दिव्यांग बच्चों में विकार किसी सामान्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी गति से होगा। संज्ञात्मक असमर्थता से पीड़ित बच्चों को बोलने, चलने, ठीक है, खिसकने या कोई तरह की बहुत सी समस्या आ जाती है। व्यक्ति आवश्यकताओं जैसे कपड़े पहनना, भोजन करना सीखने में अधिक समय लगा सकता है। तो इस तरह से जो है इसका आता है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट पहले आता है आपका
पढ़ना, भाषा, मौखिक और लेखन समझ, यानी रीडिंग, लिसनिंग एंड वर्बल एंड राइटिंग कॉम्प्रिहेंशंस। इसमें बच्चों का ये होता है कि पढ़ने या बोलने, समझने और लिखने की संबंधी कठिनाई एक ऐसी चुनौती हो जाती है जो बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सामान्य विधि के से कहा जाए तो ये कई तरह की परेशानियां खड़ा कर देता है। ये कठिनाइयां हल्की या गंभीर भी हो सकती है। समस्याओं में शब्दों के वर्तमान में कठिनाई, जल्दी से पढ़ना, शब्द लिखना, सिर में साउंड आउट, शब्द जोड़ में पढ़ते समय बच्चों का उच्चारण करना और जो पढ़ते हैं उसे समझना, इस सारे चीज़ों में कठिनाई आती रहती है। लिखने में कठिनाई, जिसे डिस्ग्राफिक भी कहा जाता है, एक सीखने की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति को भी प्रभावित या हस्तक्षेप करता है। ठीक गति, कौशल, समस्याओं में स्वस्थ हस्तलेखन, असंगत अंतर, कागज़ पर खराब स्थानिक योजना, खराब जो वर्तनीय, समय के समय लिखने और सोचने में कठिनाई शामिल हो सकता है। उसके बाद होता है स्मृति यानी मेमोरी, कि मेमोरी जो होता है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम करता है और काफ़ी हद तक उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। स्मृति एक व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करता है जो उसने समय और सीखी और स्मृति की व्याख्या एक सामान्य आदर्श करने की अवधारणाएं हैं। स्मृति अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति शामिल होती है। आपने देखा होगा कि अल्पकालिक यानी हमारा कुछ समय के लिए होता है और दीर्घकालीन की आप एक बार पढ़ते हो तो उसको हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। तो ऐसी समस्या बच्चों को बनी रहती है। ठीक है, इसमें अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो ध्यान यानी अटेंशन। अटेंशन जो होती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा। इसमें ऐसे कई व्यक्ति जिन्हें हाथ में काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। किसी भी चीज़ों को जैसे ध्वनि, रंग, डिज़ाइन जैसे विकर्ष आकर जो अक्सर उनके ध्यान और स्थानांतरित करते हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि ध्यान की कमी वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक रचनात्मक होते हैं। ऊर्जा और उत्साह को प्रचुरता के साथ साथ कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें होती है वो अटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका काम जो है ध्यान में अगर रहता है, सही से आप अपने कामों में रहते हो, तो अटेंशन आपका सही रहता है, तो वो काम जो है समय से पहले और जल्दी होती है। तो इसलिए अटेंशन को बहुत महत्वता दी जाती है और इसकी समस्या भी रहती है। अगला है हमारा समस्या को सुलझाना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर देखा जाता है। संज्ञानात्मक विकलांगताओं वाले कुछ व्यक्तियों की समस्या उत्पन्न होने के करने में कठिनाई होती है। कई उदाहरण हैं जिसका हम लचीलापन कम हो सकता है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप निराश ऐसी होती है लेते हैं कि समस्या हल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपना समस्या सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं बट क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्याओं में ही उलझे रहते हैं और कभी कभी तो वो पढ़ाई लिखाई करना भी छोड़ देते हैं और अपने आप को हार जाते हैं। तो ऐसी समस्या जो होती है इन्हीं में आता है, यानी संज्ञानात्मक दिव्यांगता में ही आती है। ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है जो बच्चों को आप समझा के या उसको काउंसलिंग करके इस बात से आप उसको अलग हटा सकती हो। अगला हमारा टॉपिक जो है, अगला टॉपिक आपके है वैधिक असमर्थता। वैधिक मतलब होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी। इस प्रकार का असमर्थता व्यक्तियों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। वैधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को मतलब ये होता है कि वह सीख नहीं सकता, लेकिन विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा अपनाकर व्यक्ति ध्यान और शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग करके सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास है जरमत हो सुजान रसिया जात तो शिल्पे परत निशान। तो इसमें यही बात कहता है, अगर व्यक्ति और बच्चे को ये बात समझाया जाए और उनको ध्यान लगाया जाए, अगर एक ही चीज़ को बार बार कोशिश किया जाए तो ज़रूर अपनी उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर सीखने की क्षमता को एक निजी श्रेणी है जो धीमी गति को सीखने की प्रक्रिया बनाती है। आप कह सकते हो कि जो वैधिक असमर्थता होती है वो बच्चों को बहुत धीमी गति सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ध्यान रुचि की भी वैधिक अक्षमताओं के कारण भी हो सकता है। वैधिक या सीखने का अक्षमता वाले लोगों में सामान्य रूप से कार्य सीखने या एकत्र करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वैधिक क्षमता वाले व्यक्ति को दो क्षेत्रों में सीमाएँ होती है, एक वैधिक कार्यशीलता होती है, एक अनुकूल व्यवहार होता है। तो अनुकूल व्यवहार में क्या कहता है? अनुकूल व्यवहार का मतलब यही होता है कि दैनिक जीवन के लिए आवश्यक कौशल जैसे प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना, दूसरे के साथ बातें करना, स्वयं को देखभाल करना, तो ये अनुकूल व्यवहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका वैधिक कार्यशीलता होती है जो किसी व्यक्ति को सीखने, तर्क करने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को संभावित करता है। तो इस तरह से जो है हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आती है वो है आपका
मानसिक व्यवहार यानी मेंटल बिहेवियर। मेंटल बिहेवियर से तो नाम समझ सकते हो, समझ ही गए होगे कि व्यक्तियों में मेंटल प्रॉब्लम रहती है। इसमें यही आता है, इसे हम मनोरोग भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें सोच, मनोदशा, धारणा, अभिन्यास और स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार और वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मार्गों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती है। लेकिन इसमें मदता शामिल नहीं होती है। गिरफ्तार या अपूर्णता की स्थिति किसी व्यक्ति के दिमाग का विकास विशेष रूप से वृद्धि को उस असमानता के द्वारा विशेषता होती है। यानी मानसिक व्यवहार का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार या आचरण करने की कोशिश करते हो। तो इन चीज़ों में ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा पास है क्रोनिकल तंत्रिका संबंधी स्थिति यानी क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें यही बात आती है कि पार्किंसंस रोग यानी पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती है। इसका अर्थ ये होता है कि तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी है जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से, स्टिक गति से चिन्हित होती है, जो मुख्य रूप से मानसिक व वेशन गैनिस के अंध्र पतन और न्यूक्लियोमीटर का डोपामाइन की कमी के जुड़े माध्यम से आयु वर्ग को बुजुर्गों लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसका सेकंड पॉइंट जो होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी मल्टी स्क्लेरोसिस। इसका अर्थ यही होता है कि एक भड़काऊ तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डियों के तंत्रिका कोशिकाओं में नष्ट हो जाती है। जब ये तंत्रिका तंत्र में नष्ट हो जाती है तो इससे क्या होती है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में एक दूसरे के साथ संवाद करने की तंत्रिका कोशिका की क्षमता को प्रभावित भी करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा रक्त विकार, ठीक है। रक्त विकार का मतलब होता है ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर बहुत तरह के हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला तो यही आता है कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अंतरिक्ष बीमारी है जो आमतौर पर केवल पुरुष को ही प्रभावित करती है, ठीक है। हीमोफीलिया जो होता है सिर्फ व्यक्ति को यानी पुरुष व्यक्ति को ही प्रभावित करता है, लेकिन महिलाएं द्वारा अपने पुत्र को जन्म के समय पोषित होती है, जो रक्त के सामान्य रूप से क्षीण होने की क्षमता में कमी या हानि होती है, जिससे एक मामूली घाव के कारण आघात रक्तस्राव हो सकती है, यानी काफ़ी जो है ब्लड निकल सकती है। उसके बाद थैलेसीमिया का अर्थ होता है वंशागत विकार। वंशागत आप समझते ही हो कि जो आपके दादा दादी नाना नानी से आपको मिला है तो उसे हम कह सकते हैं कि वंशागत विकार का समूह है, जो हीमोग्लोबिन की कम या अनुपस्थिति गिना जा सकता है। यानी जो होता है हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें कमी होती है। उसके बाद आपको दोस्तों है सिकल सेल रोग। एक अर्थ होता है क्रोनिकल एनिक्लिया या दर्दनाक घटना और संबंधित ऊतक अंग क्षति के कारण उत्पन्न जटिलता होती है। कोई दर्दनाक आपके साथ कोई घटना घटा हो या कुछ भी हुआ हो जिसमें ये जो होती है जो ऊतक होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद जो हमारा है एकाधिकार विकलांगता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहरा अंधापन सहित बहुविकल्पिक उपयुक्त निर्देशित क्षमताओं में से एक है, जिसका अर्थ यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और देखने की अक्षमता को संयोजन हो सकता है, जिसमें गंभीर संचार विकलात्मक और शैक्षिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा जो सबसे बड़ी वो है असमर्थता और विकार के कारण क्या होते हैं, यानी कॉजल डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। कौन कौन से केस होते हैं जिसकी वजह से ये जो होती है असमर्थता और विकार के कारण उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो बात इसमें यही बात आती है कि प्रवोत्तर कारण, ठीक है, यानी जन्म के बाद की स्थिति जैसे बीमारी, संक्रमण, खराब वातावरण, दुर्घटनाएं, मनोवैज्ञानिक कारक आदि शामिल हो सकते हैं। आपको पता है ये बीमारी जो होती है जिसके विकार यानी कैसे इस कारण से होती है, कारण तो सबसे पहला तो यही हो जाता है कि आप बीमारी की वजह से हो जाता है, या संक्रमण हो आप में, या खराब वातावरण हो, ठीक है, कोई दुर्घटना की वजह से हो, तो इसकी वजह से सबसे पहले आता है। उसके बाद प्रसवकालीन कारण। प्रसवकालीन मतलब जब बच्चों को जन्म दे रहे होते हैं माता, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये कारण आती है। बच्चों के प्रसव के दौरान होने वाली स्थिति है जो नवजात शिशु को प्रभावित करती है। विलंबित प्रसव पीड़ा यानी बच्चे का लेट जन्म, ठीक है, जन्म के समय कम वजन या नवजात संक्रमण के कारण असमर्थता हो सकती है, तो इसके वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम प्रसवकालीन कारण भी कह सकते हैं। उसके बाद है पूर्व प्रसव कारण।
पूर्व प्रसव कारण में गर्भावस्था के दौरान माँ को होने वाली घटनाएं या दुर्घटनाएं या बीमारी संक्रमण शामिल होती है, जिसमें कोई घटना भी घट सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है या बीमारी भी हो सकती है। शायद आपने देखा होगा कोई मिल गया फिल्म, उसमें जो होता है, जो रोहित को जो चोट लगता है गर्भ में, आपने देखा ही होगा, उसके बाद उसकी मानसिकता कैसे बिगड़ जाती है। तो ये तो दो राय नहीं है, आपने देखा भी होगा, जो शिशु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ का उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी स्थिति शिशु में विकलांगता का कारण भी बन सकता है। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और उनके उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, या वो डायबिटीज़ के शिकार यानी मधुमेह के शिकार है, तो उनको ऐसे विकलांगता जो है उनके बच्चों में भी देखी जा सकती है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, कारणों के आगे उप विभाजित किया जा सकता है। जो कारण होते हैं हम उनको विभाजित भी कर सकते हैं। तो उसको देखिए हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपका होता है दुर्घटनाएं और युद्ध, एक्सीडेंट एंड वार। कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर दुर्घटना या सड़क दुर्घटना या रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना या विकार आदि के समर्पण आने से शिकार हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी पे, जहाँ पर रासायनिक दुर्घटना की गई थी, परमाणु दुर्घटना हुई थी, और उसमें आज भी वहाँ के जो लोग हैं विकलांग ही पैदा हो रहे हैं। कोई ना कोई कारण से वो विकलांग होते ही होते हैं। इससे विकलांगता हो सकती है खतरनाक कामकाजी महिलाएं और खराब सुरक्षा सावधानी जैसी स्थिति, जहाँ लंबे समय में विकलांग हो सकते हैं। ये जो है आपको हिरोशिमा नागासाकी की जो बात बताई गई है, आपको पता होगा कि आज भी वहाँ पर 20, 25, 40 साल हो भी गया है, फिर भी वहाँ पर आज ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो कोई ना कोई कारणों से दिव्यांग होते हैं। जबकि युद्ध, परमाणु विकलांग और बम विस्फोट के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घातों में पीड़ा युद्धकालीन समस्याओं को अन्य कारण भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों होता है जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल। देखिए ये सब का जो कारण हो सकता है हमारा जीवन स्टाइल भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ की जीवन शैली के बच्चों की वृद्धि और विकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये तो सबको मालूम है कि जो बच्चे को जन्म माँ दे रही होती है, उनके जो कोई भी बीमारी हो या उनका जीवन शैली हो, वो बच्चों पर बहुत ही प्रभावित करता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माँ धूम्रपान करती हो, जो कि भ्रूण को विकार पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। ठीक है, धूम्रपान तो करना सेहत के लिए ऐसे भी खतरनाक होता है। गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन करने और मादक द्रव्यों को सेवन से भी ऐसी प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। सीखने की अक्षमता, ठीक है, ADHD, व्यवहार संबंधी चुनौतियां सहित विकारात्मक क्षमताओं को सबसे सामान्य कारण है। एक बार जब बच्चे को सीखने की बीमारी का पता चल जाता है तो उसे सार्थक रूप से व्यस्त रखा जाना चाहिए। बच्चे का खाना, सोना और व्यायाम की आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती है इनके लिए। अगर आप उनको व्यायाम की आदतें नहीं डालोगे तो उनकी जीवन शैली में कोई। अगला पॉइंट दोस्तों है कि कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आपको शायद समझ होगी। माल न्यूट्रिशन का मतलब ही यही होता है कि बच्चों में भोजन की सही मात्रा नहीं देना। हमारे देश में असमर्थता का एक सबसे बड़ा कारण कुपोषण भी है। अगर बच्चों को भोजन में आवश्यक तत्व नहीं दिए जाएँ तो वह शरीर के रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी, ठीक है, हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। यदि आयोडीन की कमी भी हो सकती है तो शरीर में वृद्धि व विकार रुक जाती है। आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से भी इस पर कदम उठाई जाती है। ठीक है, मिड डे मील जो होती है, भोजन जो कुपोषणता है, माल न्यूट्रिशन, उसको दूर करने के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी के बच्चों में अंधापन हो सकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण बच्चों का स्मरण शक्ति कम हो जाती है और लकवा भी हो सकता है। उसके बाद, क्योंकि ये आपको पता होगा माल न्यूट्रिशन हमारे देश में बहुत ही देखा गया है। उसके बाद है हमारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, विभिन्न अक्षमताएं, डिप्रेशन व बाइपोलर विकार जैसी बीमारियों के कारण होती है। आमतौर पर देखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, समस्याओं के कारण का पता लगाना या इलाज बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण बहुत सी अक्षमताएं व्यक्तियों को हो सकती है। उसके बाद हमारा जो है, जो इन कारणों में है जैविक कारण यानी बायोलॉजिकल केस। कुछ अक्षमताएं जीन के विकार, ग्रंथियों के काम करने में संक्रमण, रोग की गड़बड़ी, बीमारी के कारण होती है। डाउन सिंड्रोम तो आपको पता ही होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस, पोलियो, विकासात्मक विकार विभिन्न जैविक मुद्दाओं के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये सारे बीमारियां जो है जैविक कारणों की वजह से ही होती है। अगला जो हमारा देख सकते हो वो है स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। ये तो जर्नल सी बात है, पुअर अप्रोच टू बी हेल्थ ऑफ केयर, क्योंकि आपने क्या दिया है, पुअर अप्रोच किया है हेल्थ के ऊपर। तो कई तरह की अक्षमताओं का छुटकारा सही समय पर देख रेख के कारण पाया जा सकता है। आमतौर पर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान उपलब्ध न होने पाने के कारण जन्मजात ही बच्चों में
जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं पाई जाती है इन क्षेत्रों की विशेषताओं द्वारा आपातकालीन हैंडल किया जा सकता है। यानी अगर आपके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हो फिर भी इस तरह के डिसऑर्डर जो होती है बच्चों में देखने को मिल जाती है। तभी तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो, आपके शारीरिक मानसिक क्षमताएं जो है बिगड़ गई है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होती है स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत महत्व रखती है। अगला हमारा पॉइंट है संक्रमण बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिसीजेज। संक्रमण बीमारियां भी अक्षमता का एक कारण हो सकता है। वायरस, बैक्टीरिया आदि शारीरिक अक्षमताओं के कारण भी बन सकता है। यदि एक बच्चा किसी संक्रमण बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है। यदि बच्चों के भली भांति ध्यान न रखा जाए यदि एक बच्चा किसी संक्रमित बीमारी में ग्रसित हो जाता है तो उसके रोग प्रतिरोधक में कमी आ जाती है। यदि बच्चे की भली भांति ध्यान न रखा जाए तो उन्हें कई तरह की संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पोलियो की दवा उचित समय पर न मिलने से पोलियो के होने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी यानी लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। गर्भावस्था के दौरान बाद में कुछ सावधानियां के बारे में जागरूकता की कमी से विकलांगता हो सकते हैं। पोषण और व्यायाम के बारे में जागरूकता विकलांगता या विकार के रोकने के लिए करते हैं। जागरूकता की कमी के कारण लोग कई तरह से अंधविश्वास में विश्वास करने लग जाते हैं, जिससे गुमराह भी हो जाते हैं और इससे क्या होता है उनको नहीं मिलती है। आपने देखा ही होगा कि आज जो है शिक्षा और जागरूकता की बहुत ही कमी हो गई है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, पोषणता पर, व्यायाम पर, तो हो सकता है कि विकलांगता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा है टॉक्सिक पदार्थ, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। आपने देखा ही होगा कि टॉक्सिक मटेरियल जैसे होता है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, कई तरह के पदार्थों में टॉक्सिन जैसे लेड, पारा आदि पाए जाते हैं। हानिकारक रसायन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से व्यक्तियों की अक्षमता एवं शिशु को जन्मजात में विकार होना ही संभव है। आपको पता है कि आज हम जो भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, उनमें सभी में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होती है मिली होती है। आज जो है किसान भी काफ़ी हद तक जो है कीटनाशक का उपयोग करते हैं या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे वजह से क्या होता है वो हमारे भोजन के आहार श्रृंखला में भी चले जाते हैं, जिसके वजह से होता है बच्चों में जो है इस तरह की बीमारियां होना आम बात हो गई है। इस व्यक्ति के दिमाग का पुण्य क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे अक्षमता भी आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसका बी पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। इसी विश्वास के साथ हम बी पार्ट में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।